गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्षितिज भाग 2 कक्षा 10 के लिए आज हम लोग कक्षा 10 के क्षितिज के पद्यखंड का अध्ययन करेंगे। आज हम जिस शीर्षक का या जिस पाठ का अध्ययन करेंगे उसका शीर्षक है उत्साह। उत्साह मतलब जोश, जिससे मन के अंदर जोश पैदा होता है। उत्साह का अध्ययन करेंगे। उत्साह कविता का अध्ययन करने से पहले हम इसके इसके रचनाकार, इसके रचयिता के जीवन परिचय के बारे में थोड़ी सी जानकारी कर लेते हैं। उसके बाद हम इस कविता का अध्ययन करेंगे। उत्साह नामक कविता के रचनाकार या रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। इनका जन्म बंगाल के महिपादल में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म बंगाल के महिषादल में सन 1899 में हुआ। वे मूलतः गढ़ाकोला जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश के निवासी थे। निराला की औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिषादल में ही हुई। उन्होंने स्वाध्याय से संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। वे संगीत और दर्शन शास्त्र के भी गहरे अध्येता थे। मतलब संस्कृत और दर्शन शास्त्र का भी उन्होंने गहरा अध्ययन किया है। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने उन पर विशेष प्रभाव डाला। निराला की पारिवारिक जीवन दुखों और संघर्षों से भरा था। आत्मीय जनों के असामयिक निधन ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया। साहित्यिक मोर्चे पर भी उन्होंने अनवरत संघर्ष किया। सन 1961 में उनका देहांत हो गया। मतलब सन 1961 में वो मर गए। उनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते। उपन्यास, कहानी, आलोचना और निबंध लेखन में भी उनकी ख्याति अविस्मरणीय है। निराला रचनावली की 8 खंडों में उनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है। निराला विस्तृत सरोकार के कवि हैं। दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता और प्रकृति का विराट तथा उदात्त चित्र उनकी रचनाओं में उपस्थित है। उनके विद्रोही स्वभाव ने कविता के भाव जगत और शिल्प जगत में नए प्रयोगों को संभव किया। छायावादी रचनाओं में उन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया। शोषित, उपेक्षित, पीड़ित और प्रताड़ित जन के प्रति उनकी कविता में जहाँ गहरी सहानुभूति का भाव मिलता है, वहीं शोषक वर्ग और सत्ता के प्रति प्रचंड प्रतिकार का भाव भी। तो ये कविता आज हम लोग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा लिखित कविता उत्साह का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय में 2 शीर्षक से कविताएं दी हुई हैं। पहला उत्साह और दूसरा अट नहीं रही। लेकिन आज हम पहले उत्साह नामक कविता का अध्ययन करते हैं। बादल गरजो। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन, धराधर वो ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छपी उर्मे कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। इसमें कवि की तुलना बादलों से की गई है। बादल गरजो मतलब ये बादल तुम गर्जना करते हुए पूरे आकाश में, घेर घेर घोर गगन, गरजते हुए पूरे आकाश में छालो। ये बादल को तो कवि ने कहा ही है, साथ में ये नए कवियों के लिए भी कहा गया है कि नए कवियों के हृदय में भी जो है विद्युत सी क्रांति और वज्र सी कठोरता अंदर है। वो क्रांति क्यों है? विद्युत सी कांति, कांति मतलब चमक होता है, और वज्र सी कठोरता वो इसलिए है
कि उस समय देश गुलाम था और कविताओं के माध्यम से कवि देश के नौजवानों को जगाना चाहते थे, नव युवकों के अंदर जो है जोश भरना चाहते थे। इसलिए क्या गया, हे बादल आप गर्जना करते हुए पूरे आकाश पर छा जाओ, ललित ललित काले घुंघराले, मतलब आपके या तुम्हारे सुंदर सुंदर काले घुमावदार बाल बच्चों की विचित्र कल्पना की तरह हैं। जिसे बच्चों ने विचित्र कल्पना अपने मन में कर लेते हैं, उसे पाल के रखते हैं, उसी तरह से है। विद्युत छवि उर्मे, कवि पहले ही बताए थे, विद्युत छवि मतलब बिजली की जैसी कांति, छवि उर्मे हृदय में रखने वाले कवि, नव जीवन देने वाले कवि, वज्र छिपा था। आपके हृदय में जो है वो कठोरता छिपी हुई है। नूतन कविता फिर भर दो, नई जीवन देने वाली नूतन कविता का उद्धार करो, मतलब नई कविता की रचना करो। बादल गरजो, किस तरह से, जिस तरह से बादल गरजते हैं और बरसते हैं उसी तरह से। बिकल बिकल उन्मत्त थे उन्मन, बिकल बिकल मतलब बेचैन बेचैन, उन्मन मतलब कहीं मन नहीं लगता हो, उस तरह से, जैसे कहीं मन नहीं लगता हो, बेचैन बेचैन से मन कहीं नहीं लगता है, उस तरह थे। विश्व के निदाग के शकल जन, विश्व की गर्मी से, इस गर्मी से विश्व के सभी प्राणी जो है बेचैन हैं, उनका मन कहीं नहीं लग रहा है। और उस समय क्या था, गुलामी से भी लोगों के अंदर असंतोष फैला हुआ था। तो वो गर्मी का सहारा लेकर कह रहा है कि वो अंधकार और वो गर्मी जो अंग्रेजों की गर्मी थी, ब्रिटिश शासक की गर्मी थी, वो उससे लोग बेचैन हो गए हैं, विकल हो गए हैं, उनका कहीं मन नहीं लग रहा था। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, अज्ञात दिशा से मतलब नहीं पता हो किस दिशा से, अनंत बादल जिसका कोई अंत नहीं है, इस तरह के बादल आए और आकाश में छा गए। तप्त धरा जल से फिर, तप्त धरा मतलब तपती हुई धरती, मतलब जलती हुई धरती, जल से, अपने जल से। एक कभी इस मानव हृदय मानो तपती हुई जलती हुई धरती के समान है। अपनी कविता से जैसे बादल अपने पानी से शीतल कर देता है, उसी तरह से आप अपनी कविता से मानव के हृदय को तृप्त कर दो, ठंडा कर दो। जैसे बादल अपनी जल से पृथ्वी को ठंडा कर देता है, जल से फिर शीतल कर दो, जल से शीतल कर दो। बादल गरजो, बादल तुम गर्जना करो और पूरे आकाश में छा जाओ। आशा करते हैं कि इस कविता का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। इसका दूसरा एक शीर्षक है अट नहीं रहा, इसको हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप इस कविता का अर्थ अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख लेंगे। हम अपनी अगली वीडियो में अट नहीं रहा शीर्षक की व्याख्या भी करेंगे और प्रश्न अभ्यास भी कराएंगे। इसकी व्याख्या करते समय या व्याख्या लिखते समय आप आद्यांत, संदर्भ, प्रसंग लिखने के बाद ही व्याख्या लिखेंगे। उसके बाद नीचे इसका विशेष भी लिखेंगे, जो आपको हम इसके पहले कई बार बता चुके हैं। धन्यवाद।